और विश्व शक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक एवं अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी, आप सभी के सामने जो कर्जदार हैं, खास करके उनको ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपने केस को किस तरीके से बैंक के खिलाफ कोर्ट में ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपने लोन लिया है तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दे करके पीछा छुड़ा दें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपकी स्थिति खराब हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आप लोन नहीं दे पाएंगे, कर्ज नहीं भुगता पाएंगे, और इससे पहले कि बैंक आपके ऊपर लीगली कार्रवाई शुरू करे, आपको अलर्ट मोड में आना होगा। अब आपको बताते हैं आपको करना क्या है। मान लीजिए जब आपने लोन लिया, कर्ज लिया बैंक से, तो उस समय आपकी स्थिति अच्छी थी, आपका कारोबार अच्छा था, आपकी नौकरी थी, आपका बिजनेस था, जो भी था, आपके पास इनकम का सोर्स अच्छा था और आप उसको पैसे दे रहे थे। जब तक आप बैंक को पैसे देते रहे तब तक बैंक के लिए आप बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार ग्राहक होते हैं, और बैंक आपको बड़ी इज्जत करता है। आप जाओगे तो आपको चाय भी पिलाएगा, बैठाएगा भी, 2 मिनट आपसे समय भी देगा, बात भी करेगा। वो इसलिए नहीं कि आप कोई खास हो, बल्कि वो इसलिए करता है कि आप बैंक के लिए एक कमाई का सोर्स ऑफ इनकम का एक आप जरिया मात्र हैं। बैंक मैनेजर कभी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं निभा देगा, या बैंक का कर्मचारी कोई आपसे कभी रिश्तेदारी नहीं निभाएगा। वो अलग चीज है कि बैंक मैनेजर ऑन ड्यूटी होता है तो आपका अच्छा रिलेशन बन जाता है बातचीत में, लेकिन वही बैंक मैनेजर जैसे ही आप लोन की अदायगी में चूक करोगे, वही आपको अलग अलग तरीके से फोन करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले, यदि आपको, इंसान को हमेशा अपनी हालात का पता होता है कि उसके पास क्या कंडीशन है, वह लोन दे सकता है, कर्ज दे सकता है, किस्त भर सकता है या नहीं भर सकता है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, इससे पहले कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, आप अलर्ट मोड पे आ जाना है। दो सावधानी आपको विशेष तौर से रखना है कि मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप कभी किसी से कर्ज लेकर के लोन की किस्त या ईएमआई ना भरें, बिल्कुल भी ना भरें। क्योंकि जब आप किसी से कर्ज लेंगे, उधार लेंगे, और लोन की किस्त भरने के लिए कि भर दे नहीं तो मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मेरा सिविल खराब हो जाएगा, तो सिविल का भी आपको इसका भी रास्ता बताएंगे। लेकिन आप कर्ज लेकर के, दूसरों से कर्ज लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, ब्याज पे पैसे लेकर के, जो आप सिविल बचाने के चक्कर में आप मल्टीपल यानी गुणात्मक कर्ज के चक्कर में आप फंस जाते हो, यह आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन यही है। इससे आपकी प्रगति रुक जाती है, इससे आपको मानसिक टेंशन होता है, इससे आपको हरासमेंट होता है। इन सारी चीजों से आपको बचना है। तो विशेष तर्क आपने ये ध्यान देना है कि आपने कभी किसी से कर्ज लेकर के लोन की ईएमआई ना भरे, लोन का किस्त ना भरे। अब आपको करना क्या है? अगर आपको ये पता है कि भाई अब मेरे से किस्त नहीं दिया जाएगा, घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो आपको एक सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक प्रेयर लेटर दें। एक प्रेयर लेटर बनाएं, और उस लेटर को आप ना बनाएं कि जी मैं ये हो गया, वो हो गया, मैं रमी खेल गया, मैं ये कर गया, मेरा ऐसा घाटा हो गया, कुछ मत आप बनाएं। आप किसी लीगल एक्सपर्ट को पकड़िए, लीगल एडवाइजर को पकड़िए, वकील को पकड़िए, और उसको अपनी व्यथा बताइए, तो वो उसी चीज को विधिक लैंग्वेज में लिख करके देगा। लेकिन ध्यान रखें, ये लोग वकील की तरफ से नहीं जाएगा, ये इस पे आपको हस्ताक्षर करना है, और हस्ताक्षर करके रजिस्टर्ड पोस्ट या एडी पोस्ट या स्पीड पोस्ट किसी भी तरीके से आप बैंक को भेज दें। और बैंक को भेजने के बाद ध्यान रखें, जो आप प्रेयर लेटर बैंक को भेज रहे हैं उसकी एक प्रति आप अपने पास सुरक्षित रखें। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आपने उस लेटर को भेज दिया डाक से, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। ट्रैक रिकॉर्ड निकाल करके उस, जो आपको रसीद मिली है डाक की, जो आपने उसको प्रेयर लेटर दिया है, उसी के ऊपर चस्पा के और वो ट्रैक रिकॉर्ड साथ में संलग्न करके आप अपनी फाइल में रख लें। और आप एक फाइल बनाना शुरू कर दें, जिस तरह बैंक बनाता है उसी तरीके से आप बनाना शुरू कर दें। अब उसमें आप प्रेयर लेटर में आप दो तीन चीज की मांग कीजिए। मेरी माली जब मैंने लोन दिया था तो मैं इस कंडीशन में था, अब मेरी माली स्थिति इस तरीके से खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, कारोबार नहीं है। इस तरीके से आप बनाइए उसको, और उसमें आप
अपनी किस्त को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निवेदन करे। मतलब हमारी किस्तों को कुछ समय के लिए रोक दे और आप उसमें मैक्सिमम समय मांगिए, कम से कम साल का। अगर आप 1 साल का समय मांगेंगे तो बैंक या एनबीएफसी आपको अगर उस पर गौर करता है, हालांकि 90% नहीं करता है, 10% कर देता। कोई अगर आपका अच्छा रिलेशन है और बैंक का मैनेजर समझदार है तो आपको बुलाएगा, आपके साथ में उसी को मॉर्गेनिंग करेगा और आपको साल का नहीं तो 3 महीना 6 महीना आपको समय दे देगा, आपकी ईएमआई रोक देगा। दूसरा, आप उस लेटर में कभी ये मत लिखें कि मैं सेटलमेंट चाहता हूं। आप अपनी तरह से आप अपनी तरफ से कभी बैंक को ये ना शो करें कि आप सेटलमेंट चाहते हैं। अगर आप इस सेटलमेंट का ऑप्शन या पत्र लिख करके उसको देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो बैंक का सीधा सीधा ये हो जाता है कि आपका इंटेंशन गलत मानती है बैंक। वो सोचती है कि पैसे खाना चाहता है और पैसे बचाना चाहता है, हमें देना नहीं चाहता। इसलिए जितना आप रिक्वेस्ट करेंगे सेटलमेंट का, वो उससे ज्यादा बैंक आपके सामने अकड़ दिखाएगा और सेटलमेंट पे नहीं आएगा। इसके बाद आपके पास कुछ समय के उपरांत अगर आपके पास उस पत्र का जवाब नहीं दिया बैंक ने और आपका ईएमआई नहीं रोका, आपके प्रेयर को, प्रार्थना को आपके स्वीकार नहीं किया, तो आपको एक आरटीआई के तहत ये लगाना है कि हमारे दिए गए पत्र पे आपने जो संज्ञान लिया, जो भी कार्रवाई की, उसका प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि हमें उपलब्ध कराएं। माना कि आपके द्वारा दिए गए कागज को, एप्लीकेशन को बैंक जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके द्वारा दिए गए पत्र या एप्लीकेशन को डस्टबिन में डाल दें। आप उसके आरटीआई लगा दीजिए। जवाब आए तो ठीक, न आए तो आप अपील में चले जाइए और साथ के साथ आप बैंक से कुछ दस्तावेज मांगना शुरू कीजिए और उस दस्तावेज में आप अपने लोन स्टेटमेंट की कॉपी मांगिए, संग संग लेटर मांगिए और जो आपने एग्रीमेंट बैंक से किया है उसकी प्रति जरूर मांगे। ये तीनों कागज आपके कोर्ट कार्रवाई में प्रमाणित प्रति लगती हैं, सर्टिफाइड कॉपी लगती है जिसको कहते हैं, आरटीआई के जरिए आप मांगे। उसके उपरांत आपने क्या करना है, जैसे ही बैंक ने आपको 3 महीने बाद 13(2) का नोटिस देता है तो आप तुरंत प्रभाव से 13(2) का नोटिस भी दीजिए, 13(2) के नोटिस का जवाब दीजिए। और ध्यान रखें, अगर इस बीच में आपके पास कोई रिकवरी एजेंट या बैंक कर्मचारी आता है तो आप उसको वही लेटर दिखाएंगे कि हमारा पत्राचार व्यवहार बैंक से चल रहा है, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दिए गए पत्र पर जो भी संज्ञान लेगा बैंक, उसके उपरांत मैं अगली कार्रवाई करूंगा, तभी मैं आपको कुछ जवाब दे सकता हूं, इसके पहले नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो नेशनलाइज बैंक हैं उनके कर्मचारी, उनके रिकवरी एजेंट आराम से वापस चले जाएंगे, लेकिन जो एनबीएफसी या प्राइवेट बैंकों के हैं वो थोड़ा सा मरोड़ दिखाएंगे, तो आपके पास अपना पक्ष रखने का एक हथियार तैयार है। अब 13(2) का जब आपने नोटिस दे दिया, उसका जवाब दे दिया, इसी बीच 13(4) आ जाए, यानी 2 महीने बाद 13(4) आएगा, 60 दिन के बाद। इसी बीच आपको मेन पॉइंट पकड़ना है बैंक का। बैंक से आप ये पूछिए, एक आरटीआई के जरिए पूछिए या पत्र के जरिए पूछिए कि आपने मुझे जो कर्ज में रुपया दिया है उसकी कोई प्रमाणित प्रति हमें उपलब्ध कराएं। और साथ में नीचे लिखिए कि कृपया हमें भारत की मुद्रा या भारतीय रुपए का प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। और ये आरटीआई आपने लगा दी। जाहिर सी बात है कि जब आप इस चीज को मांगेंगे तो बैंक आपको नहीं देगा, और कुछ बैंकों ने तो यहां तक दे दिया कि हमारे पास इसकी प्रमाणित भारतीय मुद्रा की हमारे पास कोई प्रमाणित प्रति नहीं। अगर वो यह जवाब दे देता है तो भी अच्छा है, और अगर यह जवाब नहीं देता है तो भी अच्छा है। इसके बाद आपको क्या करना है,
आपको अगली कार्रवाई 13/4 के पहले ही आपने एक एप्लीकेशन बनाना है और उस एप्लीकेशन को डीएम कार्यालय में मूव कर देना है कि हमारा बैंक से इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से अपने हाथ से न लिख करके ये किसी विधिक सलाहकार से लिखवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको विधिक लैंग्वेज का पता नहीं होता है, आप कुछ भी लिख के दे देते हो, इससे आप कमजोर पड़ जाते हो। आप डीएम कार्यालय में एक पत्र दें कि जी हमारा बैंक से इस तरीके से डिस्प्यूट चल रहा है, हमने बैंक को ये सारी चीजें से अवगत कराया और ये जानकारी मांगी। अगर बैंक हमारे खिलाफ आपके अदालत में, आपके कार्यालय में, आपके कोर्ट में आता है तो कृपया मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दें और हमें बुलाने का इंटीमेशन दिया जाए, सूचना दिया जाना चाहिए ताकि मैं मेरा पक्ष रख सकूं। दे आपको डीएम पर आदेश या डीएम इंटीमेशन या बुलाए ना बुलाए ये उसकी मर्जी है, लेकिन आप ये काम कर लीजिए और इसकी प्रति आप अपने पास सुरक्षित रखिए। अब आपको इस केस का बेस बनाना शुरू करना है। इतनी प्रक्रियाओं के बाद आपको अपने केस का बेस बनाना है। इससे पहले कि बैंक आपके घर का पोजीशन ऑर्डर ले ले, आपको अपना बेस बनाना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो कार्रवाई करनी होगी, इसमें आपको कुछ दिमागी मेहनत करना पड़ेगा। बिना दिमागी मेहनत के आप कामयाब नहीं होंगे। अमूमन मैंने देखा है कि वकीलों के पास जब हम जाकर के अपनी इस तरीके से बात रखते हैं, उनके पास समय नहीं होता है और वो हमें पुचकार के भेज देते हैं, क्योंकि उनका जो रूटीन में केस चलते रहते हैं उन्हीं में वो व्यस्त रहते हैं। और इस तरह का केस देखने के लिए ज्यादा दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सॉरी वो इस चीजों को एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। अब आपको 4-5 दस्तावेज नेट से डाउनलोड करना है। तो क्या डाउनलोड करना है उसके लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप पेपर करेंसी एक्ट 1861 डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन, आप पेपर करेंसी एक्ट 1882 डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप कोइनेज एक्ट 1906 डाउनलोड करें। उसके बाद आप कोइनेज एक्ट 2011 डाउनलोड करें। ये सारी चीजें आप लें। इसमें से आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में मिलेंगी और जो आपको इंग्लिश में है उसका आप हिंदी वर्जन भी कर सकते हो। आजकल ट्रांसलेटर वगैरह मोबाइल पे उपलब्ध है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ फॉर्म में आपको डाउनलोड होगा, उसको आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज की आपकी जानकारी है उस लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन में कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं, उन त्रुटियों को वकील बखूबी समझते हैं। अब आपको बताऊं मैं, आपके जेब में असल में रुपए है ही नहीं। आपके जेब में जो है वो एक संविदा पत्र है। संविदा पत्र, आपके जेब में जो है वो संविदा पत्र है। संविदा पत्र का मतलब होता है लीगल टेंडर। आपके जेब में जो रुपए, जो कागज के नोट हैं, यह असल में संविदा पत्र है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहती है, सरकार भी कहती है। और इसका प्रमाण आपको 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नोटबंदी के दौरान बहुत खुले शब्दों में मीडिया के सामने भी बोला है कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। और आपको करना क्या है, इस लीगल टेंडर को आपको बेस बनाना है। और वो बेस बनेगा कहां से?
आपका जो लोन एग्रीमेंट है, जो आपने कर्ज लेते टाइम एग्रीमेंट साइन किए थे, आप उसको पढ़ना। उसमें दो बातें आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगा कि निश्चित प्रतिफल बैंक स्वीकार करता है कि मैं इनको निश्चित प्रतिफल दूंगा, या उसमें लिखा होगा कि ऋण राशि। ऋण राशि का मतलब क्या है और प्रतिफल का मतलब क्या है, इसी को आपको बेस बनाना है। जब आप ये बेस बना करके अपना कोर्ट में केस लेके जाएंगे, तो कोर्ट में जाने से पहले आपने एक एप्लीकेशन बनवाना है। आपके साथ जो करार हुआ बैंक में, एग्रीमेंट हुआ, उस करार के तहत बैंक ने आपके साथ में धोखा किया, फ्रॉड किया, चीट किया, और इसका एक एप्लीकेशन बना के बाकायदा आप नजदीकी पुलिस थाने में एसपी कार्यालय और डीजीपी कार्यालय आप भेज दें। होगा कुछ नहीं, लेकिन ये आपको भविष्य में काम आएगा। हो सकता है बैंक पुलिस वाले आपको बुलाएं और आपकी बातों से वो सहमत ना हो और उसको दाखिल दफ्तर यानी क्लोज कर दें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब आप अपना पिटीशन कोर्ट में लगाए। जब आप अपना पिटीशन कोर्ट में लगाने जाएंगे, तब ये कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम के तहत आपका कोर्ट में केस सिविल पिटीशन लगे। जो लोग कम राशि का ऋण दिए, वो अपने पिटीशन को उपभोक्ता अदालत में भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप इस तरीके से केस लगाएंगे, तभी उपभोक्ता अदालत आपका केस या सिविल अदालत कोर्ट आपका ये केस लेगी। अन्यथा वो कह देंगे कि भाई ये हमारा नहीं है, आप डीआरटी जाइए, सरफेसी एक्ट जाइए, डीआरटी जाइए, इस तरीके से आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आपका केस 100% एक्सेप्ट होगा। और अब आपको एक वकील की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके जानकारी में कोई है, तो जो आपने कागज डाउनलोड किया नेट से, सारे कानून उस पे हाईलाइट करके आप वो वकील साहब को दें, ताकि वकील साहब आपकी पिटीशन को रीड करें और जो सुधार करना होगा उनको वो सुधार भी कर दें। और अंततोगत्वा आपका जब केस चलेगा, तो इसमें तीन चार बातें होंगी। पहली चीज, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया, जिसके तहत आपकी विवादित प्रॉपर्टी न बैंक कब्जा करेगा और न बैंक उसको बेच सकता है। और इन द ड्यूरिंग ऑफ डिस्प्यूट, अगर बैंक ने उस प्रॉपर्टी को ऑनलाइन, ऑफलाइन या किसी तरीके से सेल कर देती, तो वो स्वतः ही शून्य हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होता है, वह एक कानून बन जाता है, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। अब आपका जब विवादित हो गया मैटर, तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है, क्योंकि कोर्ट में मिनिमम 3 महीने की एक तारीख लगती है, और कम से कम 5 से 7 साल आपका मुकदमा चलेगा। अब होगा क्या, जो पीछे आपने जितनी कार्रवाई की है, वो सारी की सारी ड्राफ्टिंग आपके एविडेंस के रूप में काम आएगी। और यकीन मानिए, जब आप कोर्ट में केस दायर कर देंगे और एक दो हियरिंग हुई, बैंक आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा कि आइए टेबल पे बैठते। टेबल पे बैठने का मतलब है, बैंक आपको ऑफर देगा, इस लोन को, इस ऋण को सेटलमेंट कर लेते हैं। क्योंकि बैंक ज्यादा दिन तक आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसका कारण है कि जितना ही नुकसान आपका है, इससे कई गुना ज्यादा बैंक का नुकसान होता है।
वो कैसे होता है उसको भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए बैंक ने 100 लोगों का कर्ज दिया और उन 100 लोगों में 75 लोग उस कर्ज की अदायगी टाइम टू टाइम कर रहे और 25 लोग डिफॉल्ट कर गए, यानी लोन की अदायगी नहीं कर पाए। ऐसे में क्या होगा, आपकी निगाह में तो आप अकेले डिफॉल्टर हैं, लेकिन बैंक का जो परसेंटेज है वो 25% हो गया। और जैसे ही बैंक की एनपीओ का रेशो बढ़ता है, बैंक का शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरता है। और जैसे ही बैंक का शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरता है, बैंक में अफरा तफरी मच जाती है और लोग जितने पैसे अपने डिपॉजिट किए रहते हैं वो उस पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको खतरे की घंटी बज गई कि बैंक कभी भी दिवालिया हो सकता है। इसका प्रमाण आपको बहुत सारी बैंकों का देखने को मिलेगा। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक का एनपीए रेशो 26% हुआ था और वो लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। बैंक ऑफ कराड़ महाराष्ट्र में थी एक, वो डूब गई। और कुछ बैंक क्या करते, जैसे आजकल आप मर्ज की सुन रहे हैं कि ये बैंक फला बैंक में मर्ज हो गया। वो बैंक क्या करते हैं, वक्त रहते ही संभलते हैं। जब उनका एनपीए रेशो बढ़ने लगता है तब वो प्रपोजल बना करके मर्ज करने का सिस्टम बना देते हैं। अब तो हमारी सरकार ने भी मर्ज करने के लिए कदम उठा दिया। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारी सरकार के पास रुपया नहीं। इसका प्रमाण आपके पास ये है कि आजकल किसी सरकारी जॉब वैकेंसी की पोस्टें नहीं निकल रही। दूसरा जीवंत उदाहरण आपको मिल जाएगा, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां अगर 4 काउंटर खिड़कियां टिकट के लिए बनी हुई है तो वहां 1 या 2 मुश्किल चालू मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस आप चले जाएंगे तो लंबी कतारें मिलेंगी, 1-2 लाइन खिड़कियां आपको बंद ही मिलेंगी। इसका कारण है सरकार के पास पैसे ना होना। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, नाम नहीं बताऊंगा, कि हाई कोर्ट के जज को सरकार ने 10 महीने से तनख्वाह नहीं दिया। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने सरकार को लताड़ लगाई और सरकार ने ऐसा तथ्य विहीन तर्क रख दिया कि वो शायद वाकई शर्मसार है। आप उसका जजमेंट भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो जब हमारे देश में रुपया है ही नहीं तो सरकार करेगी क्या और बैंक दिया कहां से? ये दोनों बातें बहुत गहरी हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 35 करोड़ है, लेकिन 35 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 22 से 25 लाख सेना है। हमारे देश में लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है और हमारे देश में लगभग 12 से 13 लाख सैनिक हैं। और यही कारण है कि फौज की भर्ती न निकाल करके सरकार ने अग्निवीर योजना निकाली, ताकि 4 साल सेवा करे और घर पे आके बैठ जाए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं। मंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी, इनके लिए पैसे हैं। ये चुनाव लड़ लिए, 5 साल हो गया तो इनकी पेंशन आना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक का पेंशन नहीं आई, जबकि वो इनसे ज्यादा समय आम जनता के लिए देता है। वो अलग बात है कि वो क्या पढ़ाता है, क्या नहीं पढ़ाता है, कैसा देश के भविष्य को बनाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रूपरेखा नहीं बनाएंगे, तो भाइयों, आपका प्रॉपर्टी तो जाती ही जाती है,
और बदले में क्या होता है, जब आप अत्यधिक डिप्रेशन में आते हैं तो अनाप शनाप कदम उठाते हैं, जैसे कि सुसाइड। इस तरीके से आप कोई कदम ना उठाएं और अपनी लड़ाई को लड़े। एक और अपील है आप सभी से। कुछ लोग वकील के नाम पे, कि हमारी किसान मजदूर जागृति मंच जो हमने बनाया हुआ है संगठन, उस नाम से कि उनके वकीलों को फीस देना है, आपका कार्रवाई हो जाएगी, तो आम जनता से जो डूबा हुआ है उससे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग हैं उनके लिए यही अपील है कि आप एक बार अपना कंफर्मेशन के लिए, जो हमारी लीगल टीम है, आपको स्पष्ट बता दें, मैं जितनी भी आपको गाइडलाइंस और जितनी भी जानकारी देता हूं वह सब निःशुल्क देता हूं। मैं कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेता। जो हमारा लीगल पैनल है उनको फीस देनी होती है, और चूंकि लीगल पैनल को हमारी संस्था ने हायर किया हुआ है, इसलिए संस्था उनको भुगतान करती है। और उसके दूसरा कारण ये है कि वकील ऑनलाइन पैसा लेता नहीं, क्योंकि उनको ट्रांजैक्शन वगैरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए वो एक से ही पैसे लेते हैं जो हमारा संगठन उनको देता है। और संगठन, ध्यान रखें, उतना ही लेता है जितना वकील की फीस है या जो उनकी ड्राफ्टिंग फीस है, उसी हिसाब से देता है। उससे कोई हम 2 रुपए फालतू नहीं लेते, 2 रुपए कम नहीं लेते। लेकिन आप और किसी को देने से पहले आप कंफर्मेशन जरूर करें। 94 684 77 951, ये नंबर हमारे लीगल सेल का है, संस्था का, जो लीगल टीम इसको मैनेज करती है। इस पे आप अपने केस के विषय में अगर डिटेल डालेंगे तो आपके पास कॉल आएगी, आपसे पूछ लेंगे सारी चीजें वो, और हर एक चीज आपको बता देंगे। आपका इच्छा करे तो आप उनको हायर करिए, आपकी इच्छा करे तो आप ना हायर कीजिए, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। और संस्था का जो सदस्यता शुल्क है वह 2100 रुपए है। संस्था 2100 रुपए की सदस्यता शुल्क लेती है। उसके 2 कारण है। जब आपकी रसीद काटते हैं तो आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हैं इस संगठन का, और संगठन की उस रसीद के बिहेव पे ही केस वकील लड़ता है। और दूसरा फायदा ये है कि संगठन के भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे वकील को लेके जाना आना, आपका केस कराना, तो इस तरीके से जो खर्चे होते हैं वो खर्चा निकल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे जो भी मैंने गुजारिश की, आप इसको ध्यान में रखें और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आप मजबूती से खड़े हों। आप डरे ना, बुजदिलपना ना दिखाएं, सुसाइड, आत्महत्या जैसे प्रयास ना करें। आपको स्टेप वाइज स्टेप मैं बताता रहूंगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक का हमारा ये पर्सनल पेज है, सॉरी पर्सनल अकाउंट है। आप हमारे पेज पे किसान मजदूर जागृति मंच को फॉलो कर लें, ताकि भविष्य में जितनी भी वीडियो डालेंगे वो किसान मजदूर पेज पे आएगी। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितनी भी गाइडलाइंस, जो जानकारियां मैं देता हूं समय समय पे, वो आपको मिलता रहे और आप अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ते रहें, जिससे समाज का भी भला हो, आपका भी हो और हमारा संगठन भी मजबूत हो। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में इसके आगे आपको बताएंगे कि इसके बाद आपको किस तरीके से अपना केस फाइट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।